हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम जो पोइम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th की पोइम डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोइम है डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, ये बहुत ही छोटी सी पोइम है लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है और ये क्लास 10th के अंदर पहली ही पोइम आ जाती है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, तो फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उस बुक की पहली पोइम है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस पोइम की जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है कि इसके अंदर क्या मैसेज दिया गया है, पोइट जो है वो क्या कहना चाहते हैं, तो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप आखिर तक मेरे साथ बने रहें और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पोइम में क्या बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं पहली स्टेंजा से और पहली स्टेंजा ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। और इस स्टेंजा के अंदर देखिए, द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलक ट्री। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप देखिए इसके अंदर दो चीज़ों का मेंशन किया गया है जिनको हमें ध्यान में रखना है। पहली जो चीज़ है वो है एक क्रो, ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर जो मैंने रेड कलर से आपको दिखा रखी है वो है एक हैमलक ट्री। हैमलक ट्री इस तरीके का होता है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम क्रो जो होता है उसको एक बैड ओमेन मानते हैं, एक बुरा शकुन मानते हैं। क्रो दिखाई दे जाता है तो उसको अच्छा नहीं मानते हम क्रो को डर का प्रतीक मानते हैं और हम क्रो को डेथ का प्रतीक मानते हैं। क्रो जो होता है उसको हम अनहैप्पीनेस से जोड़ करके देखते हैं। और सेम उसी तरीके से जो हैमलक का ट्री होता है, चूंकि हेमलेक का ट्री जो होता है वो एक जहरीला पेड़ होता है, वो जहरीला पॉइजनस ट्री होता है, इसलिए उसको भी हम मृत्यु से, डेथ से जोड़ करके देखते हैं कि वो पेड़ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो पोइम लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है, वो एक पेड़ के नीचे से होकर के गुजर रहे हैं और उनका जो मूड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो अच्छा नहीं है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और उन्होंने आधा दिन अपना इसी उदासी के अंदर गुजार दिया है। तभी वो एक हैमलेक का जो पेड़ होता है उसके नीचे से होकर के गुजरते हैं, तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनका आगे का आधा दिन है वो बच जाता है और वो आगे का आधा दिन होता है वो बहुत ही खुशी में बिताते हैं। तो यहाँ पे इस पोइम के अंदर जो आपको मैसेज दिया गया है वो ये दिया गया है कि किस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर के आ सकती है। या आप कह सकते हो कि जिन चीज़ों को हम अपने जीवन के अंदर बुरा मानते हैं, अपशुगुन मानते हैं जिनसे, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भी हो सकती है। ये मैसेज आपको इस पोइम के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे पहली स्टेंजा है वो अनहैप्पीनेस के बारे में बताती है, सैडनेस के बारे में आपको बताती है। देखिए इसके अंदर डेथ, मृत्यु, फियर, भय, ग्लूम, उदासी, सोरो, दुख, ये पहली स्टेंजा के अंदर आपको इसके अंदर जो स्टेंजा है क्रो और हैमलक ट्री का एग्जाम्पल लेकर के पोइट ने आपको बताया है कि जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, उदास होता है पहली स्टेंजा के अंदर। देखिए है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। द वे, जिस तरीके से एक क्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन सेकंड फॉर्म है सेक डाउन, यानी किसी चीज़ को हिला करके नीचे गिरा देना। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, द वे, जिस तरीके से एक क्रो सूक डाउन ऑन मी, एक कौवा हिला करके मुझ पर गिरा देता है। अब क्या गिरा देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। डस्ट यहाँ पे इसलिए कहा गया, डस्ट का मतलब धूल होता है। अब बर्फ को धूल किस लिए कहा गया? क्योंकि जो यहाँ पे जो बर्फ है ना स्टूडेंट्स, वो देखिए बहुत ही उसके टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे धूल की तरह वो पार्टिकल्स हैं, इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। फ्रॉम ए हैमलक ट्री, और वो कौवा है वो बर्फ पोइट के ऊपर गिराता है। वो कहाँ से गिराता है? हैमलक ट्री से। हैमलक ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पॉइजनस ट्री होता है, दुख का, उदासी का, भय का, सैडनेस का ये प्रतीक होता है। और कौवा भी सैडनेस, उदासी जो होती है, दुख होता है, जो डेथ होता है, उसका प्रतीक होता है। तो एक कौवा हैमलक के पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वो हिलता है। अब ये नहीं पता कि किस वजह से वो बर्फ उसके ऊपर गिरती है, लेकिन वो जो बर्फ है वो पोइट के ऊपर गिर जाती है। ये जो पोइम है वो एक ऐसे सीन से शुरू होती है जहाँ पर पोइट जो है वो बुरे मूड में होता है और एक पेड़ के नीचे से जा रहा होता है, और वो पेड़ कौन सा होता है? हैमलक का पेड़ होता है। तो हैमलक का पेड़ को हम पॉइजनस ट्री मानते हैं, और जैसे ही पोइट वहाँ से गुजरता है क्या होता है कि एक कौवा जो है वो उसके ऊपर
जो डस्ट ऑफ स्नो है, पेड़ के ऊपर जो जमी होती है बर्फ की धूल, वो गिरा देता है। अब ये नहीं पता रहता है कि वो पोइट के शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर जो बर्फ की धूल गिरती है वो कैसे गिरती है, उसका कोई पोइम के अंदर मेंशन नहीं है, आपको नहीं बताया गया कि किस तरीके से गिरती है, लेकिन वो गिरती है। ठीक है, तो इसके अंदर रीडर्स को डाउट में छोड़ दिया यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो कैसे गिरती है। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है जो क्रो है, जो पक्षी है, उसने कोई एक्शन किया होगा ऊपर बैठे बैठे, जैसे मान लीजिए वो उड़ करके कहीं से आया होगा और पेड़ के ऊपर अचानक से बैठा होगा तो बर्फ गिरी नीचे, या फिर वो एकदम से ठंड से कांपा होगा तो बर्फ गिरी होगी, या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया होगा तो बर्फ नीचे गिरी होगी। तो ये जो पार्टिकल हैं बर्फ के, ये पोइट के ऊपर गिरते हैं कौवे की वजह से, ये आप मान करके चल सकते हो। ठीक है, और ये जो नेचर के दो एजेंट बताए गए हैं इसके अंदर, एक तो हेमलक का पेड़ और एक जो क्रो होता है वो, ये दोनों के दोनों मैंने बता दिया आपको सैडनेस और ब्लूम और जो उदासी, दुख, इनके प्रतीक होते हैं। और यही आपको पहली स्टेंजा के अंदर बताया गया है कि एक कौवा मेरे ऊपर हेमलक के पेड़ से बर्फ है वो नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पोइट जो है वो बहुत ही ज्यादा उदास है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से गिरती है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पोइट है वो नीचे खड़ा हुआ है, ऊपर कौवा बैठा है और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो है वो कौवे की वजह से गिर रही है। अब हम चलते हैं अगली स्टेंजा के अंदर और देखते हैं उसमें क्या होता है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, चेंज ऑफ मूड। पोइट का मूड कैसा था, दुखी था, वो बहुत ज्यादा उदास था, उसका मूड ठीक नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन उसके ऊपर बर्फ गिरने से, और बर्फ किसकी वजह से गिरी, क्रो की वजह से, जिसको हम बुरा शगुन मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, जिसको हम बुरा मानते हैं, हेमलॉक ट्री जिसको हम बुरा मानते हैं, तो उसके ऊपर ही वो बर्फ पड़ी हुई थी। तो वो बर्फ है, वो बर्फ की धूल है, वो पोइट के ऊपर गिरती है और उससे क्या होता है, पोइट का जो हार्ट होता है वो चेंज हो जाता है। जो उसके अंदर सैडनेस होती है, जो उसके अंदर उदासी होती है, वो खुशी के अंदर बदल जाती है और उसका मूड है पूरी तरीके से स्विंग हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। तो चेंज ऑफ मूड यहाँ पे लिखा है। और इससे क्या फायदा होता है पोइट को, देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और इससे मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। आई हैड र्यूड, जिसको मैं र्यूड, यहाँ पे र्यूड थर्ड फॉर्म है, र्यू का अर्थ होता है यहाँ पे विलाप करना, अफसोस करना। तो यहाँ पे पोइट आपको कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे ऊपर वो बर्फ गिरी, कौवे ने बर्फ गिराई हिल करके या कैसे गिराई वो नहीं पता, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ गिरी मेरा मूड चेंज हो गया। एंड इससे मेरे को ये फायदा हुआ कि आगे का दिन जो मैं उदासी में बिताने वाला था, दुख में बिताने वाला था, वो दिन मैंने खुशी के अंदर बिताया और अच्छे मूड के अंदर मैंने बिताया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यून्ड, इसने कुछ हिस्सा मेरे दिन का, यानी कुछ तो मैं खराब कर ही चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा जो बच गया था आगे का दिन, वो मेरा अच्छा हो गया, वो दिन मेरा बच गया, जिसको मैं विलाप के अंदर बिता देता या अफसोस करने के अंदर बिता देता। तो यहाँ पे दूसरी स्टेंजा के अंदर आपको बताया है कि पोइट जो होता है उसका दिन जो होता है बहुत ही ज्यादा टेरिबल होता है। और फिर क्या होता है उसके साथ, यानी उसके ऊपर बर्फ गिरती है उसके सिर पर और उसका जो मूड है वो इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाता है, तुरंत उसका मूड है वो चेंज हो जाता है। और वो पहले ही अपना जो दिन है वो बैड मूड के अंदर, बुरे मूड के अंदर बिता चुका था, लेकिन जो बाकी का दिन बच गया वो उसने कौवे की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से उसने अच्छे से बिताया। उसका दिन वो उन दोनों की वजह से अच्छा गया, जो आधा दिन था बचा हुआ वो। तो प्राय क्या होता है स्टूडेंट, हेमलक का ट्री होता है और जो क्रो होता है उसको हम नेगेटिव रेफरेंसेस के अंदर यूज करते हैं, नेगेटिव यूज में लेते हैं उसको कि ये अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं। लेकिन जो पॉइंट है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो इनको बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट करता है कि ये इनको हम इनऑस्पिशियस मानते हैं, यानी अच्छे सुगुन नहीं मानते, अपसुगुन मानते हैं इनको, लेकिन ये चीजें ही हमारे लिए हैप्पीनेस ला सकती है। तो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी गई है कि नेचर के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। तो ये जो पोइम है इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको बहुत ही एक हीलिंग पावर ऑफ नेचर के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो एक बहुत ही बुरे दिन का अनुभव करते हैं और कौवे की मूवमेंट से,
हेमलेक ट्री की वजह से उनके ऊपर बर्फ गिरती है और इंस्टेंटली उनका जो मूड है, जो सैड होते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है और वो अच्छा दिन उनका जाता है आगे का जो बचा हुआ था। तो जो सुप्रीमेसी ऑफ नेचर है, यानी नेचर की जो श्रेष्ठता है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। वास्तव में बात यह है कि हेमलेक का पेड़ पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, और जो क्रो होता है वो किसका इंडिकेटर होता है? डूम और फियर का, यानी उदासी और भय का प्रतीक होता है। ठीक है, पोएम के अंदर उनको यूज किया गया, लेकिन इन्हीं दोनों की वजह से हैप्पीनेस भी आती है पोइट के आगे के दिन के अंदर, उसको भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो एक तरीके से आयरनी के माध्यम से ही बताया गया है आपको। तो जो पोइट है थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी एक क्रो और एक हेमलेक ट्री के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव समझते हैं, वो हमारे लिए हैप्पीनेस ला सकती है लाइफ के अंदर। तो ये आपको इस पोइम में बताने की कोशिश की गई है। तो अब हम इस पोइम के अंदर कुछ लिटरेरी टर्म या इसकी राइमिंग स्कीम वगैरह है वो हम देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरी पोइम को लिख दिया है आपके सामने। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम क्या है इस पोइम की। तो ये देखिए राइमिंग स्कीम इसकी पहली स्टेंजा की है ए बी, यानी पहली जो स्टेंजा है उसकी पहली लाइन जो है क्रो, उसका अंतिम लेटर जो है, अंतिम वर्ड जो है वो है क्रो, और वो मैच करता है तीसरी लाइन के अंतिम वर्ड से, क्रो स्नो और मी ट्री, इन दोनों से राइम बैठती है इनकी, इसलिए ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। और दूसरी जो स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम है सी डी, यानी इसी के दूसरी स्टेंजा में भी पहली लाइन का अंतिम वर्ड जो है हार्ट, वो तीसरी लाइन से मैच करता है पार्ट, और दूसरी लाइन का अंतिम वर्ड है मूड, वो चौथी लाइन से मैच करता है र्यूड से, इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी। तो पहली स्टेंजा की ए बी राइमिंग स्कीम है, दूसरी की है सी डी। अब हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स। किसी भी पोइम का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें उसकी लिटरेरी टर्म है वो भी समझ में आनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इस पोइम के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, लिटरेरी टर्म का यूज किया गया है। तो सबसे पहली लिटरेरी टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरी स्टेंजा की पहली लाइन को ध्यान से देखिए आप, जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है, उसके अंदर देखिए जो व्यंजन की साउंड है, कंसोनेंट की साउंड है, यानी कंसोनेंट ही मान लीजिए आप, हैज हार्ट, हैज के अंदर एच है, सबसे पहले हार्ट के अंदर एच है। अब तीसरी लाइन में आ जाइए, सेव्ड सम, सेव्ड में एस और सम में एस, दोनों सेम है, और हैज हार्ट में दोनों सेम है। तो इस तरीके से जो कंसोनेंट है, जो व्यंजन होते हैं, वो यदि कोई वर्ड के शुरू में एक ही लाइन के अंदर रिपीट होते हैं अलग अलग वर्ड के माध्यम से, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। भले ही वो बिल्कुल लगातार आ सकते हैं, जैसे तीसरी लाइन में सेव्ड सम, दोनों शब्द हैं वो पास पास लिखे हुए हैं, पहले में एस रिपीट हुआ, दूसरे में फिर से एस रिपीट हो गया शुरू में। इसी तरीके से पहली लाइन जो है दूसरी स्टेंजा की, उसमें हैज और हार्ट दोनों एक शुरू में आए लाइन के और एक लाइन के आखिर में आए, ऐसे भी दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी शुरू में आया एच आया और आखिर में जो आया हार्ट, उसमें भी सबसे पहला लेटर जो है वो एच है। तो इस तरीके से जो आते हैं उसको एलिट्रेशन कहते हैं। दूसरी जो लिटरेरी टर्म है वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पोइम ये आपकी लिखी गई है, इस पोइम के अंदर कहीं भी कोई भी आपको निशान नहीं मिले, कोई कोमा लगा दी, कोई फुल स्टॉप लगा दिया, कहीं भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये पोइम शुरू होती है और इसका जो फ्लो है वो बना रहता है लास्ट तक, एंड तक। देखिए कहीं भी बीच में फुल स्टॉप नहीं है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। ये जो विचारों का प्रवाह लगातार बना रहता है, एक लाइन से अगली लाइन में चले जाते हैं, अगली से अगली में, इस तरीके से उसको एंजाममेंट बोलते हैं। कहीं बीच में कोई रुकावट नहीं आती है तो इसलिए ये पूरी की पूरी पोइम है एंजाममेंट के अंदर लिखी गई है। तीसरी जो लिटरेरी डिवाइसेस में आते हैं स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं असोनेंस। अब असोनेंस क्या होता है, पहली स्टेंजा की दूसरी लाइन देखिए, आपके सामने लिखा है शूट डाउन ऑन मी। तो एसोनेंस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वोवेल साउंड होती है ना, वोवेल कौन से होते हैं, स्वर, जो 5 होते हैं इंग्लिश के अंदर, ए ई आई ओ यू।
तो ये जो वोवल हैं इनकी साउंड एक लाइन के अंदर रिपीट होती है बार बार, उसको असोनेंस कहते हैं। तो पहली स्टेंजा की दूसरी लाइन में देखो ओ साउंड रिपीट हो रहा है, शूक में ओ आया, डाउन में ओ आया और फिर ऑन में ओ आया। इस तरीके से रिपीट होने को, इस लिटरेरी टर्म को क्या कहते हैं, असोनेंस। ठीक, दूसरी स्टेंजा की लास्ट लाइन में देख लीजिए आप, डे और हेड दो शब्द लिखे हुए हैं, डे में ए रिपीट हुआ है, हेड में भी ए रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से जो वोवल साउंड रिपीट होती है उसको कहते हैं असोनेंस। और चौथी जो लिटरेरी टर्म स्टूडेंट्स इसमें आती है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, देखिए पहली स्टेंजा के अंदर इन्वर्जन बताया गया है आपको। इन्वर्जन होता क्या है, देखिए पहली स्टेंजा के देखिए सेंटेंस को मैं पढ़ता हूं। एक सेंटेंस को पोइट क्या करता है कि उसका जो क्रम है शब्दों का उसको चेंज कर देता है राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, यानी पोइम के अंदर राइम बनाने के लिए, तुकबंदी बनाने के लिए वो क्या करता है, शब्दों को चेंज कर देता है आपस में। देखिए आप इस पहली स्टेंजा में लिखा है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि एग्जैक्ट सही तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जाता तो शूक डाउन के बाद में ऑन मी नहीं आता, शूक डाउन के बाद में आता द डस्ट ऑफ स्नो, यानी ऊपर गिराया। तो क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, पहले ये आता उसके बाद में ऑन मी आता। लेकिन चूंकि पोइट क्या करते हैं, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए वर्ड को आगे पीछे कर देते हैं सेंटेंस के अंदर, उसको हम लिटरेरी टर्म की भाषा में इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेंजा में शूक डाउन ऑन मी जो कि आना चाहिए था द डस्ट ऑफ स्नो के बाद, लेकिन इसने पहले लिख दिया, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्जन। तो स्टूडेंट्स ये लिटरेरी टर्म इसके अंदर आई हुई है चार, जो मैंने आपको बता दी। इसकी राइमिंग स्कीम भी मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा, और क्या इसकी थीम है, क्या इसका मैसेज है, वो भी आपको पता चल गया होगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।